हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस धुरीना के बेमिसाल प्लेटफॉर्म पे। और कल जैसा कि हमने पढ़ा था उसी चीज़ को थोड़ा सा आज और हम आगे बढ़ाते हैं। लेसन जो आपका फोर्थ है वो किन चीज़ों को लेकर के है। देखिए फोर्थ लेसन है, उसमें हम लोग बात करेंगे जाति, धर्म और लैंगिक मसले को लेकर के। यानी भारतीय समाज के तीन बहुत बड़े आधार स्तंभ आप लोग कह सकते हैं, बहुत बड़े चर्चा के विषय कह सकते हैं, जिनमें ये चीजें जो हैं वो किस हिसाब से अपनी सोसाइटी को प्रभावित करती हैं, किस हिसाब से हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है। इन सब चीजों के बारे में जानने का प्रयास आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग परिचय देखते हैं, परिचय में क्या बताया जा रहा है। जैसा कि हमने कल के लेसन में ये देखा था कि सामाजिक जो विविधता रहती है, सोशल डाइवर्सिटी जो रहती है, वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं बनती, कोई खतरा नहीं होती यदि राजनीति बहुत समझदारी भरे निर्णय लेती है, राजनेताओं का नजरिया बहुत सूझबूझ भरा होता है, तो सामाजिक विविधता आपके लिए परेशानी पैदा नहीं करती है। और राजनीति में सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति कोई असंभव बात नहीं है। मतलब राजनीति में क्या होता है, सामाजिक असमानताओं की अभिव्यक्ति होती ही है और होनी भी चाहिए। कल हमने पढ़ा था, इससे पिछड़े हुए लोगों को, वंचित लोगों को, भेदभाव के शिकार लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके जरिए वो उस भेदभाव से बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए ये बात बहुत जाहिर है, बहुत वाजिब है कि सामाजिक जो असमानताएं हैं उनकी अभिव्यक्ति कहाँ होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए। और कई बार यह अभिव्यक्ति लोकतंत्र के लिए क्या होती है, लाभकर भी होती है। मतलब यदि बहुत विवेकपूर्ण तरीके से काम किया जाए तो यह अभिव्यक्ति आपको फायदा भी देती है। और इस अध्याय में हम इस विचार को भारत में जो लोकतंत्र है उसके कामकाज के संदर्भ में परखने की कोशिश करेंगे कि भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसा काम कर पा रहा है। हम यहाँ सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली तीन सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे। यानी ये तीन सामाजिक असमानताएं जो हैं वो किसको लेके हो रही है, जो हमारे समाज के अंतर्गत एक तरह से विभाजन के लिए जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके क्या होता है, भेदभाव होता है। तो इन तीन सामाजिक असमानताओं की चर्चा जो है वो इस लेसन के अंतर्गत मुख्यतः हम लोग करेंगे। और ये कौन कौन सी हैं, लिंग, धर्म और जाति पर आधारित सामाजिक विषमताएं। ये असमानताएं कैसी है और किस तरह राजनीति में अभिव्यक्त होती है, ये प्रकट होती है, ये सामने आती है, ये हम इस पर भी बारी बारी से गौर करेंगे। और फिर हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन असमानताओं पर जो आधारित अभिव्यक्तियां हैं वो लोकतंत्र के लिए फायदा करती है या फिर नुकसान करती है। मतलब ये चीजें जब लोकतंत्र में अभिव्यक्त होती हैं तो लोकतंत्र के लिए किस प्रकार से इनका कोई नुकसान भी हो सकता है और कैसे लोकतंत्र के लिए ये फायदेमंद भी हो सकती है। इन चीजों को हम अपनी चर्चा का आधार बना करके आज के इस लेसन की अपन लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है, लैंगिक मसले और राजनीति। सबसे पहले ये किसकी बात करेगा, लिंग के आधार पर जो भी इश्यू हैं, जो भी मामले हैं, उनको लेके ये बात करेगा कि लैंगिक मसले राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं या फिर राजनीति लैंगिक मसलों को कैसे प्रभावित करती है। और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं निजी और सार्वजनिक के विभाजन से। यानी जो व्यक्तिगत होता है उसे हम लोग निजी भी कहते हैं, और जो सबका होता है, सबके लिए होता है, वो सार्वजनिक होता है। तो सार्वजनिक और निजी के विभाजन को लेकर के हम लोग इस अध्याय की जब शुरुआत करने जा रहे हैं तो इसको देखेंगे कि इसमें क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय सोसाइटी की बात को इसमें जब ज्यादा प्रमुखता से दिखाया गया है तो ये कह रहा है कि लड़के और जो लड़कियां होते हैं उनके पालन पोषण के क्रम में एक मान्यता उनके मन में शुरू से ही बिठा दी जाती है। कौन सी मान्यता बिठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेवारी क्या बनती है,
गृहस्थी चलाए, औरतें क्या करें, गृहस्थी को चलाएं, घर का कामकाज संभालें और अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और यह चीज अधिकतर परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकती है। मतलब अधिकतर परिवारों ने क्या कर रखा है, जो श्रम का, काम का विभाजन कर रखा है, उसके अंतर्गत अमूमन हम लोग देखते हैं कि औरतें जो रहती हैं वो गृहस्थी संभालने का काम करती हैं, बच्चों के पालन पोषण का काम करती है, और घर के बाहर का जो काम है वो पुरुष लोग करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, अधिकतर परिवारों में श्रम का लिंग के आधार पर विभाजन है। औरतें घर के अंदर का सारा काम, जिनमें खाना पकाना भी रहता है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, अपने बच्चों की देख रेख करना है, ये काम करती है। जबकि मर्द लोग यानी पुरुष लोग क्या करते हैं, घर के बाहर का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। कौन से काम, यानी जो काम घर की औरतें करती हैं, ऐसा नहीं है कि पुरुष लोग वो काम नहीं कर सकते, उन्हें वो काम करने आते नहीं है, पुरुष लोग भी वो काम कर सकते हैं। दरअसल यानी वास्तव में होता क्या है कि वे सोचते हैं, कौन सोचते हैं, पुरुष लोग सोचते हैं कि ये जो घर के अंदर के काम है ये करना औरतों की जिम्मेदारी है, यानी ये काम कौन करे, ये काम औरतें करें, ये काम पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों का पालन पोषण है, गृहस्थी संभालना है, ये काम जो है वो मर्द नहीं कर सकते, ये औरतों के जिम्मे है, ये पुरुष लोग सोचते हैं। पर जब ये कह रहा है कि सिलाई कटाई से लेकर के इन्हीं सब कामों के लिए पैसे मिलते हैं, तो मर्द खुशी खुशी यही काम घर से बाहर करते हैं। मतलब घर के बाहर से वो पुरुष लोग जो है वो सारे काम करते हैं जो घर के अंदर औरतें करती हैं, क्योंकि उन्हें उसके लिए क्या मिलता है, पैसा मिलता है। और हम देखते हैं कि अधिकांश जो दर्जी लोग हैं या फिर जो होटल के रसोइये हैं वो कौन है, वो पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हो, ये चीज भी सही नहीं है। जैसे गांव में जो स्त्रियां होती हैं वो पानी और जलावन जुटाने मतलब खाना पकाने के लिए जो आवश्यक लकड़ियां हैं वो जो लेकर आती हैं, ईंधन जो लेके आती हैं खाना पकाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं जलावन। तो पानी भरने से लेकर जलावन जुटाने तक का जो सारा काम है वो औरतें करती हैं। इसके अलावा वो खेत में खटने से लेकर के, यानी खेत की फसलों के अंतर्गत जो इस प्रकार के पौधे होते हैं जो खरपतवार होती हैं, जो फसलों को चाहिए नहीं होते हैं, फसल की वृद्धि के लिए नुकसानदेह होते हैं, ऐसे हानिकारक पौधों को, ऐसे अलाभकर पौधों को खेत से निकालने का काम भी कौन करती है, औरतें करती है। और शहर में हम देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री किसी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम करती है। गरीब परिवार की महिला नौकरों के रूप में, नौकरानी के रूप में काम करती है, जबकि मध्यम वर्गीय जो स्त्री है वो कोई काम करने के लिए कहाँ जाती है, अपने दफ्तर जाती है। सच्चाई ये है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करती है। यानी उनका ये प्रयास रहता है कि वो अपने घरेलू काम से अलावा भी कुछ ऐसे काम करें जिन कामों के बदले में उनके परिवार को क्या होती हो, कुछ आमदनी होती हो, पैसा मिलता हो। लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता और उन्हें दिन रात काम करके भी क्या नहीं मिलता, इसका श्रेय नहीं मिलता। कहने का मतलब है औरतें काम बहुत करती हैं, लेकिन ये सारे काम करने के बावजूद भी औरतों को क्या नहीं मिलता, उनके काम का कोई श्रेय नहीं मिलता है, उनके काम की कोई सराहना नहीं करता है। वजह ये कि पुरुष लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि घर का काम करना पुरुषों की, घर का काम करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, वो किसी पर कोई एहसान नहीं करती है, ये काम उन्हें करना ही है और उन्हें करना चाहिए। इसी सोच के चलते कहीं न कहीं औरतों के काम को मूल्यवान नहीं माना जाता और इसी वजह से उनके उस कठिन परिश्रम का जो श्रेय है वो भी औरतों को नहीं दिया जाता। और श्रम के इस तरह के विभाजन का परिणाम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि औरतें घर की चार दीवारी में सिमट के रह गई हैं। मतलब उनके लिए बाहर का जो क्षेत्र है वो बंद है, एक तरह से घर के अंदर के काम ही औरतें संभाल पाती हैं और घर के बाहर का जो सार्वजनिक जीवन है
वो एक तरह से पुरुषों के क्षेत्र में आ गया है, उस पर पुरुषों का अधिकार क्षेत्र है। मनुष्य जाति की आबादी जब अपन लोग देखते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि जो औरतों का हिस्सा है वो उनमें आधा है, यानी मनुष्य जाति की आबादी में औरतों की संख्या लगभग आधी है। पर सार्वजनिक जीवन में, यानी घर के बाहर का जो जीवन रहता है, जो पब्लिक लाइफ रहती है, उस सार्वजनिक जीवन में खासकर यदि राजनीति की बात करें अपन लोग, तो राजनीति में उनकी भूमिका बहुत कम है, नगण्य का मतलब ना के बराबर है। और यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होती है। पहले सिर्फ पुरुषों को ही सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने, सार्वजनिक मामलों में भागीदारी करने का मतलब है कि पुरुष लोग ही कुछ देशों में क्या करते थे, वोट देने का काम करते थे, या जो सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव होते थे उन चुनावों को लड़ने का अधिकार भी पुरुषों के पास होता था। लेकिन धीरे धीरे राजनीति जो है उसमें लिंग को लेकर के कुछ मुद्दे उभरे। ये जो भेदभाव हो रहा था लिंग को लेकर, जो एक समाज में असमानता थी, उसको लेकर के काफी मुद्दे उभरे। और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने क्या बनाए, इसके लिए अपने संगठन बनाए, और वो अपने बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन करने पर उतर आई। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए भी क्या करने पड़े हैं, आंदोलन करने पड़े हैं। और इन आंदोलनों में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और क्या मिला है उन्हें, राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई है। यानी ऐसे जो आंदोलन दुनिया के अलग अलग भागों में हुए हैं, जहाँ की महिलाओं ने एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किए हैं, अपने लिए उन्होंने अधिकार मांगे हैं, तो उसका फायदा क्या मिला कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में बराबरी के अधिकारों की मांग की। और महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई कि भाई जो चीजें पुरुष लोगों को प्राप्त हैं वो हमें भी मिलनी चाहिए, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में हमें बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और इस तरह की चीजों को लेकर के जो आंदोलन हुए, इन आंदोलनों को जो नाम दिया जाता है वो है नारीवादी आंदोलन। यानी ऐसे आंदोलन जो स्त्री व पुरुष की बराबरी को लेकर के, उनकी अधिकारों की बराबरी को लेकर के, समाज में उनकी स्थिति की बराबरी को लेकर के जो भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों को हम लोग नारीवादी आंदोलनों के नाम से जानते हैं। अब जो दो तीन चीजें और हम लोग देखेंगे वो हमें क्या बता रही है, क्या दिखा रही है, जरा हम एक दो सवालों के जरिए ये चीज समझने का प्रयास करेंगे, जहां में वो भेदभाव जो है वो पता भी लगता है और उस पे होना क्या चाहिए उसकी भी हम लोग बात आगे करेंगे। जैसे कि पहले तो ये देखिए, आपके बात खोले भेद खोले में ये बता रहा है कि जो श्रम का लैंगिक विभाजन है ये क्या होता है, यानी लैंगिक विभाजन किसको बोलते हैं। क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो हमें क्या लिखना है उसमें, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती हैं या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों या नौकरानियों से कराती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि घर के अंदर का सारा काम औरतें या तो खुद करें या फिर वो अपनी देख रेख में घरेलू नौकरों अथवा नौकरानियों से करवाएं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ दो सवालों के द्वारा हमें यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पहला जो सवाल है वो है कि राजनीति विज्ञान की इस किताब में हम घरेलू कामकाज की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्या यह राजनीति है। तो यह राजनीति सीधे तौर पे नहीं है, लेकिन चूंकि घरेलू कामकाज के लिहाज से काम का जो विभाजन हुआ है उसकी चर्चा कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी होती है, और इसलिए राजनीति विज्ञान की इस पुस्तक में इस घरेलू कामकाज की चर्चा करना भी बहुत मूल्यवान होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है।
तो इसका सवाल यहाँ दिया जा रहा है एक बच्ची जो है उसके मार्फत कि ये क्यों नहीं, अगर राजनीति का मतलब सत्ता है, मतलब राजनीति का मतलब क्या है, सत्ता है, शक्ति है, शासन है, तो परिवार में पुरुष की प्रधानता को भी राजनीति की मानना चाहिए। जैसा कि हम लोग भारतीय समाज के बारे में अक्सर कहते हैं, हमारे यहाँ अभी भी जो समाज है उसमें पुरुषों की प्रधानता है, यानी पुरुष प्रधान समाज है, अपना पितृ प्रधान इसमें समाज है। तो इन चीजों को लेकर के कई चीजें अपने लिए जो हैं वो भेदभाव वाली हो रही है। और इसमें हम लोग एक देख सकते हैं कि जो एक आदर्श स्त्री की एक वानगी जो है, नमूने जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, यानी एक आदर्श स्त्री करती क्या है, किन किन भूमिकाओं वो हमें नजर आती है। वो देखिए, टीवी सीरियल निर्माताओं के लिए वो क्या होती है, एक आदर्श दर्शक होती है। यानी माना यह जाता है कि जो टीवी सीरियल्स हैं वो पुरुषों के मुकाबले औरतें ज्यादा देखती हैं, इसलिए वो टीवी सीरियल निर्माताओं के लिए क्या होती है, अच्छे दर्शक के रूप में साबित होती है। फैशन उद्योग के लिए क्या होती है, एक लेडी एक आदर्श सुंदरी होती है। समाज के लिए एक आदर्श गृहिणी की भूमिका निभाती है। अपने भावी सास ससुर के लिए एक आदर्श दुल्हन होती है। नियोक्ता और पुरुष सहकर्मियों के लिए एक औरत जो है वो क्या होती है, आदर्श कर्मचारी होती है। कहने का मतलब एक औरत की जो भूमिकाएं हैं वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होती हैं। और वो बच्चियों के लिए एक सवाल है कि चुनिए इनमें से आप कौन है। तो कहीं ना कहीं हर लोगों का जो इंटरेस्ट रहता है उसके हिसाब से इनमें आप ये पसंद कर सकते हैं, आप ये चुन सकते हैं कि आपकी भूमिका इनमें क्या है, अथवा आगे आने वाले समय में आप इनमें से किस भूमिका को निभाना चाहेंगे। ये आपके चिंतन का, आपके समझ का और आपकी पसंद का सवाल है। आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि नारीवादी जो हैं वो क्या है। चूंकि एक नाम आया था नारीवादी, तो ये देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इस चीज को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नारीवादी यानी औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष जो है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नारीवादी कहते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि नारीवादी या नारी के अधिकारों की बात करने वाली केवल नारियां ही हो, केवल स्त्रियां ही हो। स्त्रियों के अधिकारों की बात करने वाले पुरुष लोग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों की बात में विश्वास जो लोग करते हैं, वो चाहे महिला है या पुरुष हैं, उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं, उन्हें नारीवादियों के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। आगे जब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो हमें क्या नजर आता है, उसी चीज पे हम लोग आते हैं जहां हमने ये छोड़ी थी कि नारीवादी आंदोलन कहा गया उन आंदोलनों को जो दुनिया में स्त्री व पुरुष के अधिकारों की, अवसरों की बराबरी को लेकर जो आंदोलन हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि लैंगिक विभाजन की जो राजनीतिक अभिव्यक्ति है और इस पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की है। कहने का मतलब ये जो लैंगिक विभाजन था ये जब राजनीतिक गलियारों में पहुंचा, राजनीतिक के द्वारा ये प्रकट हुआ, ये सामने आया, तो इस पर क्या हुआ, औरतों को फायदा मिला। और कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो सार्वजनिक जीवन है उसमें औरतों की भूमिका जो है वो पहले के मुकाबले क्या हो गई है, बढ़ गई है। और इसी भूमिका के बढ़ने की बदौलत आज बहुत सारी औरतें जो हैं वो वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में हम बहुत सारी औरतों को देख पाते हैं। कहने का मतलब समानता का जो अधिकार है, बराबरी का जो अधिकार है, वो औरतों को मिलने का फायदा ये हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों में औरतों की जो भूमिका है वो बहुत बढ़ गई है और वो घर की चार दीवारी से बाहर निकल करके ऐसे तमाम काम करने लग गई है जो पहले सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाते थे या जो काम पहले सिर्फ पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। जबकि पहले क्या था, इन सब कामों को जो ऊपर हमें बताए गए हैं, इन सब कामों को महिलाओं के लायक माना नहीं जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे कि स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर क्या है, बहुत ऊंचा है। इन्हीं जो 3 स्कैंडिनेवियाई देशों की चर्चा हमने की है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इनमें क्या है, यहाँ का जो सार्वजनिक जीवन है, या मैं आपको कहूँ कि इन देशों का जो राजनीतिक जीवन है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ज्यादा है। यानी एक तरह से इन देशों की सरकारों को चलाने से लेकर
देश का टोटल प्रबंधन जो है वो करने से लेकर के सारे जो महत्वपूर्ण काम है वो कौन संभालती है, वहाँ की महिलाएं संभालती है। तो इसीलिए ये देश जो है वो दुनिया के बाकी उन देशों के लिए भी रोल मॉडल हो सकते हैं जो अभी तक महिलाओं की भूमिका को लेकर, उनके काम को लेकर एक शंका जाहिर करते हैं। उन्हें इन देशों से सीखना चाहिए और उन्हें अपने यहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए और ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए। अब ये एक टेबल जो दी गई आपको, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत के स्त्री और पुरुष हैं वो अपने 24 घंटे के टाइम का किस हिसाब से यूज करते हैं, यानी उनका किन किन गतिविधियों पर समय खर्च होता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है और ये लिखा गया है यहाँ के समय का उपयोग। समय के उपयोग में हम लोग देखते हैं ये है गतिविधियां, यानी जो जो काम उनके द्वारा किए जाते हैं, इसमें पुरुष लोग हैं और इसमें महिलाएं लोग हैं। तो जो 24 घंटे का एक टाइम है उसके हिसाब से ये कहा गया कि जो आमदनी वाले काम हैं उसमें पुरुष लोग जो हैं वो 6 घंटे का टाइम देते हैं, जबकि महिलाएं आमदनी वाले कामों में 2 घंटे 40 मिनट का समय देती हैं। घर के जो काम है उसमें पुरुष लोग 30 मिनट का समय देते हैं, जबकि महिलाएं घर के कामों को करने में 5 घंटे लगाती हैं। गप्पेबाजी करने में, बातचीत करने में जो पुरुष लोग हैं वो 1 घंटे 25 मिनट का समय देते हैं, जबकि महिलाएं बातचीत करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगाती हैं। जबकि ये चीज थोड़ी सी पचने योग्य नहीं है, हजम होने योग्य नहीं है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम बात करती हों। देखा यह गया है कि अक्सर महिलाएं जो है पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बात करती है। खैर जो भी है, बिना काम के यानी फुर्सत के जो पल हैं उसमें पुरुष लोग 3 घंटे 40 मिनट का समय देते हैं, जबकि महिलाएं 3 घंटे 50 मिनट का समय लगाती हैं। और अपने शरीर की केयर करने में या फिर पढ़ना, सोना, यानी उनकी जो रुचि के काम है ये सब करने में पुरुष लोग 12 घंटे 25 मिनट का समय देते हैं, जबकि महिलाएं इस काम के लिए 11 घंटे 10 मिनट का समय देती है। तो ये एक सर्वेक्षण है भारत सरकार का जो 1998-99 में किया गया था समय के उपयोग को लेकर के। ये आंकड़े जो हमारे पास हैं वो स्त्री और पुरुष अपने समय को किस हिसाब से काम में ले रहे हैं उसकी एक झलक इसके अंतर्गत हमें देखने में मिली है। आगे हम लोग ये देखेंगे कि जो भारत का समाज है उसको लेकर के सोच जो है वो किस तरह की है, आम लोगों की सोच किस तरह की है। और वो देखिए इसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ है, कुछ सुधार हुआ है। मतलब आजादी के बाद हो सकता है महिलाओं की स्थिति आज के मुकाबले ज्यादा खराब रही हो, पर अभी भी पुरुषों से काफी पीछे हैं। सुधार के बावजूद स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है पुरुषों के मुकाबले, अभी भी क्या है वो पुरुषों से पीछे हैं। और हमारा समाज अभी भी क्या है, पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब कहीं ना कहीं परिवार में आज भी जो सत्ता है, जो शासन है, जो निर्णय है वो लेने की अंतिम शक्ति किसके पास है, पुरुषों के पास है। परिवार के पुरुष जो लोग हैं वही अंतिम डिसीजन अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के संबंध में जो लेते हैं उसके अंतर्गत उनके उस शब्द को हम लोग पितृ प्रधान शब्द से इंगित करते हैं। और औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है, यानी अभी भी उन्हें दबाया जाता है, अभी भी उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। ये चीजें निकल करके सामने आई है। कुछ चीजें हैं यहाँ जिसके जरिए हम इन चीजों को और ज्यादा अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग कैसे इस चीज को साबित कर सकते हैं कि आज भी भारत जैसे समाजों में महिला व पुरुष को बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। इसकी कुछ चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं। पहली बात जो है वो आपको क्या बताई जा रही है, वो देखिए कि महिलाओं में जो साक्षरता की दर है, उनका जो लिटरेसी रेट है वो मात्र कितना है, 54% है, जबकि पुरुषों में जो लिटरेसी रेट है वो 76% है। मतलब बहुत बड़ा अंतर है महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता को लेकर यदि अपन लोग देखें तो। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही क्या करती है, उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। यानी स्कूल तो उन्होंने जैसे भी अपने गांव में, शहर में 5वीं तक का स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल है या 12वीं तक का स्कूल है,
वो स्कूली शिक्षा उन्होंने ले ली, लेकिन उसके बाद में बहुत कम जो बच्चियां हैं वो उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ पाती हैं अथवा उनके घर वालों उन्हें बाहर भेज पाते हैं। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने क्या कर लिया है, बाजी मार ली है। अक्सर जब भी आपके बोर्ड क्लासेस के रिजल्ट अनाउंस होते हैं, घोषित होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि उन रिजल्ट्स में जो लड़कियां हैं, जो बेटियां हैं, वो लड़कों से आगे रहती है, बाजी मार लेती है। और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले यदि बेहतर नहीं है तो कमतर भी नहीं है। मतलब कुछ जगहों पे तो लड़कों से क्या रहती है, वो आगे रहती है, लेकिन अन्य जो दूसरी जगह हैं उन पर या उन मामलों में यदि उन बच्चियों का प्रदर्शन लड़कों से बहुत आगे नहीं है तो इसका मतलब बहुत पीछे भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लड़कियां जो हैं वो परिणाम के मामले में, स्कूली परीक्षाओं के परिणाम के मामले में लड़कों से किसी भी मायने में कम नहीं है, पीछे नहीं है। लेकिन अफसोस की बात क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आगे की पढ़ाई के लिए दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक अपनी सोसाइटी जो है, अपना जो समाज है, उसका नज़रिया ही कुछ ऐसा है कि बेटियां बहुत इंटेलिजेंट हैं, पढ़ने में उनकी बहुत अच्छी रुचि है, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा समाज उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। क्योंकि माँ बाप जो हैं वो क्या करते हैं, अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह किस पर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, लड़कों पर खर्च करना चाहते हैं। यानी अपने जो बेहतर संसाधन है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा मात्रा में जो है, वो किस पर खर्च करना चाहते हैं, लड़कों पर खर्च करना चाहते हैं। तो ये चीज सही नहीं है और कहीं ना कहीं हमें अपने समाज को, इस मानसिकता को क्या करना होगा, बदलना होगा। तभी अपनी जो बेटियां हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। और बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने इस चीज को साबित करके भी दिखाया है। जहां भी उन्हें अवसर मिले हैं, जहां भी उन्हें मौके मिले हैं, तो उन्होंने कामयाबी के बेहतरीन झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। और इस चीज को लेकर के समाज को अब अपनी जो सोच है, धारणा जो है, उसमें बदलाव करना चाहिए। और देश की बेटियों को भी इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हुए जिस काम को भी वो कर रही है उसे बहुत अच्छे तरीके से वो करें और अपने जीवन में खूब तरक्की की ओर आगे बढ़ें। दूसरी जो चीज है वो हम लोग क्या देख रहे हैं, सेकंड चीज जो है वो ये है कि ये जो स्थिति रही है अपनी, अभी जो हमने देखा, इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और जो ऊंचे पद हैं, जिन पदों पर बैठने वाले लोगों को बहुत पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उन पदों पर बैठने वाली जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम है। और भारत में हम जब देखते हैं तो जो एक स्त्री है वो एक पुरुष के मुकाबले, एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में क्या करती है, जो डाटा हमने अभी देखे थे उसमें हम लोग अभी चलते हैं। ये देखिए, एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में हर रोज 1 घंटे ज्यादा काम करती है, पर उसको ज्यादातर काम के लिए क्या नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, अपने समाज में देखते हैं, अपनी मम्मी, चाची, बुआजी, सिस्टर, भाभी, जो भी कोई काम करती है, उन्हें उनके काम के लिए कोई पगार नहीं मिलती है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। और इसलिए अक्सर उनके काम को क्या नहीं मानता समाज, वैल्यूएबल नहीं मानता है, कीमती नहीं मानता है, मूल्यवान है नहीं मानता है। तीसरी जो चीज हमें सीखने को मिलेगी इस भेदभाव को लेकर के वो क्या है कि समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि सम्मान काम के लिए वेतन क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। यानी एक स्त्री और पुरुष यदि एक ही तरह का काम करते हैं तो उस काम के लिए उन्हें पैसे क्या मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी रियल में हम लोग देखते हैं, वास्तव में जब हम लोग देखते हैं तो ऐसी स्थिति है नहीं। कानून
बन जाने के बावजूद भी हकीकत ये है कि कोई भी काम आप ले लीजिए, जैसे खेल कूद की दुनिया से लेकर के सिनेमा के संसार तक, और कल कारखानों से लेकर के खेत खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में क्या है, कम मजदूरी मिलती है। यानी जिस भी जगह पर, जिस भी क्षेत्र में महिलाएं काम करती हैं, तो व्यवहार में ये देखा गया है कि वहां पर काम करने के बदले उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम पैसा मिलता है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का यानी खेलकूद एक्टिविटीज का क्षेत्र हो, चाहे वो खेत का काम हो, या फिर कहीं वो जहाँ भी फैक्ट्रीज में काम करती हैं, हर जगह उन्हें पुरुषों के बराबर काम करने के लिए पुरुषों के बराबर पैसा नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिस पर हमारे समाज का ध्यान जाना चाहिए कि हमें इस तरह का भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। चौथी जो चीज इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है कि भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप जो हैं, यानी माता पिता जो हैं, वो अब भी क्या रखते हैं, अब भी ये चाह रखते हैं कि उनके पैदा होने वाली जो संतान है वो क्या हो, लड़का ही हो। मतलब हर माँ बाप ये चाहत रखते हैं कि उन्हें लड़का चाहिए, उन्हें लड़का ही पैदा हो। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। जो भ्रूण हत्याएं हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि हर माँ बाप लड़के को जन्म देना चाहते हैं और लड़की को जन्म देना नहीं चाहते। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम है वो क्या पड़ा है, इससे जो देश का लिंग अनुपात है, जिसको अपन लोग सेक्स रेशियो कहते हैं, वो क्या हो गया है, प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। और ये जो चौथे बिंदु में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मानसिकता के चलते कि प्रत्येक माँ बाप लड़के को जन्म देना चाहते हैं, लड़की को नहीं, इससे जो अपना लिंग अनुपात है वो क्या रह गया है, 919 रह गया है। यानी हर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में, 919। और एक नक्शा जो इसमें अटैच किया गया है साथी, वो ये बताएगा हमें कि भारत के कई क्षेत्रों में तो ये जो गिरकर है वो कितना हो गया है, 850, और कहीं कहीं तो क्या चला गया है, 800 से भी नीचे चला गया है। यानी ये जो स्थिति है लिंग अनुपात की, वो बहुत खराब स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति है, और ऐसा होना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इतना भेदभाव यदि लिंग अनुपात में हमारे यहाँ है तो ये स्थिति आगे आने वाले समय में भारत जैसे देशों के लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर सकती है। तो अब हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे, पीछे जो इसके संदर्भ आए हैं वो देखिए, एक लिंग अनुपात की स्थिति जो है वो आपके सामने यहाँ दिखाई गई है। जो राज्य यहाँ पिंक कलर से शो किए गए हैं उनके अंतर्गत लिंग अनुपात जो है वहां का वो क्या है, 951 से ज्यादा, यानी एक इसको अच्छी स्थिति कह सकते हैं। दूसरा जो ग्रीन कलर दिखाया गया है 926 से 950 के बीच है। तीसरा जो थोड़ा डार्क येलो कलर दिखाया गया है वहां 901 से 925 के बीच में। चौथा जो हल्का डार्क है उसमें 976 से 900 के बीच में है। जबकि जो लाइट येलो कलर है उसकी सिचुएशन देखें अपन लोग तो 875 से भी क्या मिलता है वहां पर, कम लिंग अनुपात मिलता है। और इस स्थिति को हम लोग किसी भी सूरत में अच्छा नहीं कह सकते, ठीक नहीं कह सकते। अब एक शब्द जो अपने पीछे आया था कि भारत का जो समाज है वो अभी भी पितृ प्रधान है। हम जरा देख लेते हैं बात बोले वेद खोले में कि पितृ प्रधान का मतलब होता क्या है। क्या बता रहा है इसमें, इसका शाब्दिक अर्थ तो पिता का शासन होता है, यानी पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ तो क्या होता है, पिता का शासन। पर इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए भी किया जाता है। यानी किसी भी समाज में जहां पुरुष जो हैं वो स्त्रियों के मुकाबले ज्यादा महत्व पाते हैं, ज्यादा शक्तियां अपने पास रखते हैं, तो इस प्रकार के समाज को भी हम लोग क्या कहते हैं, पितृ प्रधान समाज कहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो भारत का समाज है वो किस तरह से अभी भी एक ऐसी मानसिकता से ग्रस्त है जहां पर लड़के व लड़की में बहुत गहरा अंतर जो है वो हमें देखने में मिलता है।
आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के जो उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली जो हिंसा की खबरें हैं वो भी हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं, महिलाओं को उत्पीड़ित होना पड़ता है, उनका शोषण होता है, उन्हें मारपीट झेलनी पड़ती है, ये चीज़ें भी हमारे समाज में अक्सर हो रही है। और शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से क्या माने गए हैं, असुरक्षित माने गए हैं। और वहां की महिलाएं, शहरों की जो महिलाएं हैं वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये रहती है कि जो शहरों के लोग हैं वो अपनी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता कि आपके बगल में कौन रह रहे हैं, आपके पड़ोस में कौन रह रहे हैं, आपके फ्लैट में ऊपर कौन रहते हैं या नीचे कौन रहते हैं। इस कारण अपनी बिजी लाइफ के चलते उनका बाकी लोगों से, बाहरी लोगों से संपर्क नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं इस चीज के चलते जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें अपने मंसूबे जो है उन्हें पूरा करने का मौका मिल जाता है। इसीलिए जो शहरी महिलाएं हैं वो अपने घरों में भी क्या है, सुरक्षित महसूस नहीं करती है। और इस चीज के चलते उनके साथ क्या होती है, मारपीट भी होती है और वो कहीं ना कहीं अपने घर में भी हिंसा को झेलने के लिए मजबूर होती है। तो ये जो स्थितियां रहती है महिलाओं के संदर्भ में वो अच्छी नहीं है। और अब वो समय आ गया है जब महिलाओं को इन सब चीज़ों को लेकर के अपनी बात राजनीतिक मंचों से उठानी चाहिए और इस तरह के तमाम भेदभावों के प्रति समाज का जो ध्यान है, सरकारों का जो ध्यान है वो खींचना चाहिए ताकि उन्हें इस तरह की जो स्थितियां हैं वो आगे ना झेलनी पड़े। अब ये जो टेबल एक आपको दिखाई जा रही है, ये जो सारणी हम लोग देख रहे हैं वो एक इस प्रकार की पिक्चर को क्लियर करेगी ऑल ओवर पूरी दुनिया के बारे में, जहां से हम ये समझ पाएंगे कि जो महिलाओं की भूमिका है वो उनके सार्वजनिक जीवन में है किस तरह की, कितनी महिलाएं किस संख्या में किस लिहाज से सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व कर रही है वो हम लोग देख पाएंगे। तो देखिए इसमें बताया गया है कि विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी जो राष्ट्रीय संसद है, अलग अलग देशों की जो संसद है उनके अलग अलग नाम है और उनकी जो संसद है उनमें जो महिलाओं की संख्या है उसका प्रतिशत क्या है। तो देखिए विश्व का जो औसत दिखाया गया है हमें वो तो कितना है, ऑल ओवर 24% है। यानी विश्व की टोटल जो संसद है उनमें वहां की महिलाओं का एवरेज जब अपन लोग देखेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 24। लेकिन रियल में स्थिति ऐसी नहीं है। कुछ देश इस मामले में क्या है, बहुत ऊपर हैं, जबकि कुछ देश इस अनुपात से बहुत नीचे हैं। और खासतौर से हम लोग यदि चर्चा करें तो भारत के लिए ये स्थिति निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक है और इसमें बहुत तेज गति से सुधार करने की जरूरत है। देखिए भारत की संसद में जो महिलाओं का एवरेज बता रहा है, प्रतिशत औसत बता रहा है, वो कितना है, 11.8। यानी तकरीबन 12% महिलाएं ही संसद में पहुंच पाई। जबकि ऑल ओवर अपने एशिया से अपने कंपेयर करें, यानी भारत एक एशिया महाद्वीप का देश है, एशिया से अपने को जब अपन लोग कंपेयर करेंगे, तुलना करके देखेंगे तो भारत के मुकाबले टोटल एशिया जो महाद्वीप है उसकी स्थिति कहीं ज्यादा अच्छी है और उसका प्रतिशत कितना है, 19.8। यानी भारत के अनुपात के मुकाबले लगभग दुगना है। जबकि यूरोप के देशों की जो महिलाएं हैं उनका प्रतिशत उनकी संसद में कितना है, 26.4। अमेरिका यानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका जो है वहां पर लगभग 29.5। और जो नॉर्डिक देश हैं वो इस टेबल में सबसे ऊपर हैं। नॉर्डिक देशों के अंतर्गत 42.3% जो महिलाएं हैं वो कहाँ पहुंच पाई है, अपनी संसदों में जगह बना पाई है, पहुंच पाई है। अब नॉर्डिक देशों में आते कौन कौन से देश हैं ये देख लीजिए। नॉर्डिक देश अपन किसको कहते हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। ये जो देश हैं ये नॉर्डिक देश हैं और यहाँ की संसदों में बड़ी मात्रा में जो महिलाएं हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि उनकी संख्या लगभग आधी है। जबकि हमें इस मामले में, भारत जैसे देशों को इस मामले में अभी बहुत कुछ सुधार करना है और इन नॉर्डिक देशों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जहां बड़ी मात्रा में महिलाएं जो हैं वो अपनी संसदों में पहुंच पाई है और उन बड़े मंचों पर
अपने देश को वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो यही स्थिति जो है वो भारतीय समाज की मानसिकता को भी दिखाती है। और इसी चीज को हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे जब हम लोग अगले हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। तो वो दिखा रहा है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी महिलाएं जो हैं वो किस हिसाब से अपनी राजनीति में जगह बना पाई है, उनका स्थान जो है वो हम लोग कहाँ देख पाते हैं। तो आइए, क्या कहा जा रहा है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ सम्मान व्यवहार वाले मुद्दों पर क्या नहीं दिया गया, आज तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। जितनी गौर की जानी चाहिए थी उनके मुद्दों पर उतनी गौर नहीं की गई है। और इसी के चलते जो नारीवादी समूह है और महिला आंदोलन है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक औरतों के साथ होने वाला जो ये भेदभाव है या औरतों से संबंधित जो ये समस्याएं हैं उनका निपटारा नहीं हो सकता। मतलब यानी ये जो समस्याएं हैं क्या कि औरतों का सत्ता पर क्या नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। औरतों का सत्ता पर कंट्रोल न होना ही उनकी इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। और इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी को क्या किया जाना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए। यानी हम जो अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं उन निर्वाचित प्रतिनिधियों में बड़ी संख्या किसकी होनी चाहिए, महिलाओं की होनी चाहिए। अब महिलाएं जब बड़े मंचों पे पहुंचेंगी, सत्ता पर उनका नियंत्रण होगा, तब उनकी जो बदहाली है, उनकी जो अच्छी स्थिति नहीं है, उसमें धीरे धीरे क्या कर पाएंगी, वो सुधार कर पाएंगी। अब चूंकि महिलाएं वहां पहुंचती ही नहीं है, सत्ता के गलियारों में उनकी एंट्री ही नहीं होती है, तो उनके हितों को लेकर के, उनके अधिकारों को लेकर के, उनके अवसरों को लेकर के कहीं ना कहीं पुरुष लोग जो है वो बात करना चाहते नहीं है। इसलिए महिलाओं की स्थिति में सुधार कब हो पाएगा, जब महिलाओं का क्या हो पाएगा, सत्ता पर नियंत्रण हो पाएगा। आगे हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की जो विधायिका है, यानी ऑल ओवर, थोड़ी देर पहले अभी हमने दुनिया का एक जो टेबल थी, दुनिया की जो सारणी थी, वहाँ की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किस हिसाब से है वो हमने देखी थी। लेकिन अब एक्चुअल में भारत की जब अपन लोग बात करते हैं तो स्थिति क्या है, आइए वो देखते हैं। भारत की जो विधायिका है, जिसे हम लोग संसद भी कहते हैं, जिसे हम लोग व्यवस्थापिका भी कहते हैं, उसकी क्या स्थिति है कि महिला प्रतिनिधियों का अनुपात यहाँ बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा जो संसद का क्या है, पहला हाउस है, प्रथम सदन है, उसमें महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में किस आंकड़े तक पहुंच पाई है, 14.36%। यानी पहली बार 2019 की जो केंद्र सरकार है अपनी, उसमें महिलाओं ने आज तक सबसे ज्यादा स्थान पाए हैं। 14.36% सीटें महिलाओं के खाते में गई है। तो ये हालांकि एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है ये, लेकिन हमें इस आंकड़े को क्या करना है, और आगे ले जाना है, इसको और बढ़ाना है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व जो है वो क्या है, 5% से भी कम है। यानी अलग अलग राज्यों की जब बात देखें अपन लोग, तो राज्यों की विधानसभाओं में जो महिलाएं प्रतिनिधि के रूप में पहुंच पाई है उनकी संख्या जो है वो क्या है, 5% से भी कम है। और इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं। ये जो आपका बॉक्स है इसमें वो चीजें सारी क्लियर हुई थी। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी क्या है, पीछे है। और कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही क्या रहा है, वर्चस्व रहा है। यानी भारत की स्थिति जब हम लोग देखते हैं इस मामले में, तो आप सब जानते हैं या आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि भारत में केवल एक महिला प्रधानमंत्री रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी। जबकि मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां महिलाएं जो हैं वो मुख्यमंत्री बनी है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला रही है, बिहार की मुख्यमंत्री महिला रही है, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री महिला रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला रही है, राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला रही है। लेकिन ये ऐसे राज्य हैं जिन्हें हम लोग अंगुलियों पर गिन सकते हैं। कुछ गिने चुने राज्यों में ही जो मुख्यमंत्री का पद है वो महिलाओं के हिस्से में अब तक गया है। और सबसे बड़ी बात,
मंत्रिमंडल जो रहता है आपका, यानी किसी भी प्रधानमंत्री का आप मंत्रिमंडल देखोगे, उस प्रधानमंत्री की एक टीम देखोगे, तो उस टीम में जो महिला प्लेयर हैं उनकी संख्या क्या रही है, बहुत ही कम। और उस टीम में हमेशा से किसका वर्चस्व रहा है, किसकी मौजूदगी ज्यादा रही है, पुरुषों की मौजूदगी ज्यादा रही है। तो ये जो स्थिति है वो हमें बताती है कि भारत की जो संसद है या जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं का जो हिस्सा है वो बहुत कम है, और इस चीज को हमें सुधारने की जरूरत है। अब इस समस्या का निवारण हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन चीजों से हम लोग कैसे बाहर आ सकते हैं, और क्या वो जरिया अपनाएं जब भारत की महिलाओं को लोकसभा में, विधानसभाओं में बड़े स्थान हम लोग दे पाएं, बड़ी संख्या में उनका चुनाव कर पाएं। और इसके लिए क्या कुछ किया जाना बाकी है अभी, और किस स्तर पर हमने क्या कुछ किया है, इन सब की चर्चा हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करिए।